हाँ, नो वॉइस। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए कोई बात नहीं है। लेट्स बिगिन द अगेन, फिर से शुरू करते हैं। हाँ, वेलकम यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म लिटरेचर क्रैप पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निखिलेश तिवारी आपके लिए आज अल्टीग्रेट एग्जामिनेशंस के सिलेबस में आपके लिए एक बहुत ही फेमस जापानीज टर्म लेकर आया हूँ, दैट इज हैक्यू। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कुछ अपने आप को इनलाइटन करने की ज़रूरत है, नॉलेज कुछ लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हम आ चुके हैं आपके लिए। एक बहुत ही बेहतरीन टर्म है दैट इज़ हैक्यू, इसको लेकर के ना। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप टर्म देख पा रहे हैं HAIKU, ये हमारा जो टर्म है ये दो जो है वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। जापानीज वर्ड जो हैं दैट इज एक हमारा है और दूसरा है कु। है और कु से ये मिला हुआ है। मतलब क्या होता है मतलब एक हमारा ऐसा वर्ड्स होता है जो कि प्लेफुल होना चाहिए या कॉमिक होना चाहिए। तो कॉमिक या प्लेफुल जो होगा उसको हम है बोलते हैं। कु मतलब वर्ड्स होता है। तो एक ऐसा वर्ड्स जो प्लेफुल हो या कॉमिक हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैक्यू ना। एक जापानीज वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये जापानीज से लिया गया हैक्यू। कम्स फ्रॉम जापानीज रूट्स। जापानी रूट से ये आता है मतलब प्लेफुल या कॉमिक, एंड कू मतलब वर्स या स्टैंजा। तो ऐसे स्टैंजा जो प्लेफुल हो या कॉमिक हो उसको हम हैक्यू बोलते हैं। एक्चुअली ये टर्म अगर हम देखें अर्लियर तो ये हैकई या हैकई नोकू वर्ड से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वर्स ऑफ प्लेफुल लिंक्ड पोएट्री ना। यहाँ से ये लिखा गया है कई नोकू से इसको बनाया है हैकू। हैकई नोकू से ये लिया गया है, इसको हैक्यू बनाया किसने? 19वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े जापानीज राइटर थे, पोएट थे, जिनका नाम था मसोका सिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनको फादर ऑफ हैक्यू पोएट्री कहा जाता है, इन्वेंटर ऑफ हैक्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री जो है इनको कहा जाता है। लेट 19वीं सेंचुरी में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। बेस्ड ऑन, ये बेस्ड किस पर है? तो मिडल चाइनीज एलिमेंट्स एंड द जापानीज पोएटिक ट्रेडिशन को मिक्स करके इन्होंने बनाया था। जो है मशोका सिकी ने, इसी को नाम इन्होंने दिया हैक्यू। हैक्यू इसी को नाम दिया। अगर हम अर्लीस्ट हेमलता गंगवार जी आई हैं, पहली बार आई हैं हेमलता जी, आई थिंक कि नाम चेंज करके आई हैं। एक गंगवार और कोई हमारी स्टूडेंट आती थी। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेमलता हैं इंग्लिश वाला, देखिए नाम मैं भूल जाता हूँ इनका। पूजा भी आ गई हैं, गुड इवनिंग। प्रियंका इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग। रोहित, प्रियंका सिंह इज हियर, एंड देन वी हैव अर्शी, नेहा, एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। बेटा सभी का स्वागत है। चलो, तो अब हैक्यू की हम अर्लीस्ट जो है इसकी बात करते हैं, मीनिंग की, कि हैक्यू का शुरुआत में मीनिंग क्या था। तो कह रहे हैं कि हैक्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टेड एज द ओपनिंग वर्स ऑफ कोलैबोरेटिव लिंक्ड वर्स पोम्स कॉल्ड रेंगा। एक्चुअली रेंगा एक प्रकार का कोलैबोरेटिव वर्स था जिसके ओपनिंग पार्ट के रूप में काम करता था, ओपनिंग वर्स के रूप में काम करता था होक्कू ना। होक्कू होक्कू जो है यही बाद में हैक्यू बनता है, ओपनिंग वर्स होता था। रेंगा भी एक प्रकार का पार्ट है, ये भी मैं आपको कभी बता दूंगा। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा। और इससे क्वेश्चन चूंकि कम आते हैं, टैंका से आता है, टैंका पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्पेशली अगर देखें तो ड्यूरिंग जापान मिडवल पीरियड, जापान के मिडवल पीरियड में देखें तो रेंगा एक प्रकार का कोलैबोरेटिव वर्स फॉर्म होता था। इसकी जो ओपनिंग लाइंस होती थी, ओपनिंग वर्स जो होता था, उसी को हम होक्कू बोलते थे, और यही आगे चल के हैक्यू बनता है। होक्कू सेट द सीन एंड टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द पोम। होक्कू ही क्या करता था? बताता था कि आगे पूरी पोम कैसी होने वाली है, उसका टोन क्या होगा, वही बताता था। टिपिकली रेफरेंसिंग टू सीजन आर नेचर, और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ, सीजन से जुड़ा हुआ होता था। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो हमारी हैक्यू होती है ना, ये नेचर बेस्ड होती है, नेचर में ही इसका सब कुछ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हेमलता गंगवार से मुझे हीरा गंगवार याद आ रहा था। जो है, हाँ बिल्कुल हीरा गंगवार ही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हीरा बहुत दिन बाद हीरा आई है ना, स्वागत है। चलिए, रविंद्र पाल जी भी आ गए हैं, श्वेता भी आ गई हैं। चलिए, सबका स्वागत है बेटा।
अब इसके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर इसके रूट्स देखें तो एंशियंट से लेकर के एडो पीरियड तक अगर हम देखते हैं, जापान में एडो पीरियड जो हमारा है वहां तक अगर हम देखें, प्राचीन से लेकर एडो तक, तो इसके रूट्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका रूट्स हमें रेंगा में मिलता है और टैंका में मिलता है। अभी हम आपको टैंका पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। अभी पीछे हमने आपको बताया कि रेंगा क्या है, एक कोलैबोरेटिव जो है पोएट्री पीसेज होती हैं, कोलैबोरेटिव पोएट्री पीसेज होती है, जिसकी शुरुआती से हम देखें तो शुरुआती में हमें क्या मिलता है, होकू मिलता है, और होकू यही चल के बाद में क्या बन जाता है, हैक्यू बन जाता है, जो नेचर के बारे में और सीजन के बारे में बात करता है, और आगे चल के ये पूरे जो है पोम की टोन को सेट करता है। यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। और टैंका अगर हम बात करें, अगर हैक्यू की हम बात करें, तो हैक्यू का प्राचीन जो है एंसेस्टर जो इसका है टैंका है ना। टैंका क्या होता है, अब देखो टैंका और हैक्यू में इतना अंतर है, हैक्यू में 17 सिलेबल होते हैं और टैंका में 31 सिलेबल होते हैं। मैं आपको बता देता हूं आगे, हालांकि ये सब आपको मिलेगा। एक्चुअली टैंका क्या है, 31 सिलेबल का एक जापानी पोएम होता है, 31 सिलेबल का। 31 सिलेबल 5 लाइन होती है टैंका में, 31 सिलेबल होता है। एक्चुअली ये इस प्रकार से होता है 57577। अब आप देखेंगे तो 5 7 12, 12 5 17 और 17 7 24, 24 7 31, तो ये 5 लाइन के 31 सिलेबल के एक पोम होती है, जिसको हम लोग टैंका बोलते हैं। इसी टैंका का ब्रीफ फॉर्म, अब्रीज्ड फॉर्म हमारा हैक्यू है। टैंका से ये जो दो लास्ट की लाइन है इसको हम निकाल देते हैं तो हमारा हैक्यू बन जाता है। 3 लाइन का वर्स है जिसकी जो है जिसमें सिलेबल होते हैं 575। तो इसका अगर आपसे कोई पूछे कि इसके दादा पिताजी कौन है, तो इसके दादा पिताजी टैंका हैं, जो कि 31 सिलेबल की जापानीज पोएट्री हुआ करती थी, पोम हुआ करती थी। लेटर रेंगा इसकी जो है, बाद में देखें तो रेंगा में भी हमें ये पाया जाता है। रेंगा जब ने हम आपको बताया ना कि अ चेन वेयर पोएट्स अल्टरनेट स्टैंजाज, रेंगा क्या होता है, एक श्रृंखला होती है कोलैबोरेटिव पोम की, जहां पर पोएट क्या करता है, स्टैंजाज को चेंज करता रहता है ना। तो इसके रूट्स अगर आपसे कोई पूछे कहाँ मिलते हैं, तो आप बताएंगे रेंगा और टैंका में मिलता है। रेंगा और टैंका में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। द होक्कू आर फर्स्ट वर्स, होक्कू मतलब पहला वर्स। अगर स्पेशली हम बात करें रेंगा में, रेंगा में जो पहला, जैसे रेंगा इज कलेक्शन, मान लीजिए ये कोलैबोरेटिव वर्क है, दिस इज, ये स्टैंजाज हैं, तो जो पहला वर्स होता था उसको हम होक्कू बोलते थे। होक्कू जो है इवेंचुअली गेंड पॉपुलरिटी, ये आगे चल के बहुत पॉपुलर हुआ। क्यों? फॉर इट्स इवोकेटिव ब्रेविटी एंड सीजनल इमेजरी सेटिंग द ग्राउंड वर्क फॉर स्टैंड अलोन हैक्यू ना। तो ये इसके अंदर ब्रेविटी होती थी, मतलब संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें ये कह देता था। और दूसरी चीज, सीजनल इमेजरी को, नेचुरल इमेजरी को बहुत ज्यादा ये दिखाता था। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया होक्कू, और यही बाद में हमारा डेवलप होकर के क्या हो गया, हैक्यू बन गया ना। तो होक्कू जो है, अगर हम देखें जैसे हमारे एपिक में अगर हम बात करते हैं, तो जो इन्वोकेशन होता है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में 1 से 26 तक लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की, वो बड़ी फेमस है, हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो क्या है, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो रेंगा हुआ करता था, इसकी शुरुआत की जो पहली वर्स होती थी, ये कुल मिला जुला कर अगर हम देखें तो पूरे पोम की एक प्रकार से जिस्ट हुआ करती थी, जो कि लेटर ऑन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और वही बाद में चल करके हैक्यू का रूप ले लेती है। अब हम इसका इमरजेंस देखते हैं एक सेपरेट फॉर्म के रूप में कैसे हुआ। भाई अभी तो हमने इसको कैसे पढ़ा, टैंका के पार्ट के रूप में पढ़ा, रेंगा के पार्ट के रूप में पढ़ा। अब अलग से इसका इमरजेंस कैसे हुआ, तो 17वीं सेंचुरी में जो है मैसू बैसो जो है, मैसुओ बैसो जापानीज नाम है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो रहेगा ही। मैसुओ बैसो जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो होक्कू है, एलिवेटेड होक्कू इनटू एन आर्ट फॉर्म, इन्होंने होक्कू को एक नया आर्ट फॉर्म दे दिया। दिस टाइम एड्रेसिंग बोथ सिंप्लिसिटी एंड प्रोफंडिटी। हैक्यू फ्लरिश्ड इन ईडो जापान, ध्यान रखना ईडो जापान में हैक्यू सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ, और ईडो जापान में इसको फ्लरिश करने का काम किसने किया, यही हमारे थे मत्सुआ बैसो। मत्सुआ बैसो ने ही इसको बहुत फेमस किया, और बाद में इस पर काम किया हमारे योसा बुसोन ने, और लेटर ऑन कोबयाशी ईसा ने ना, जिन्होंने बाद में इसमें बहुत सारे थीम्स, नए इमोशनल स्टाइलिस्टिक डायमेंशंस इसमें ऐड किए हैं। किसने, हमारे योशा और कोबायाशी ईसा ने, ये फेमस राइटर्स हैं। तो अगर हम बात करें हैक्यू
ईडो जापान में अगर हम बात करें तो इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं कौन, एलिवेट करने वाले, पॉपुलराइज करने वाले हमारे मत्सुआ बाशो माने जाते हैं, लेकिन फादर तो हमारे सिकी साहब ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैक्यू के ओरिजिनेटर हमारे सिकी साहब हैं। मॉडर्न एरा में तो मसोका शिकी, जिनका नाम अभी हम आपको ले रहे थे, 1867 से 1902 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। ही नेम्ड एंड मॉडर्नाइज द हैकू फॉर्म, हैकू फॉर्म को इन्होंने नेम दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे हु कॉइन्ड द टर्म हैक्यू, तो इट वाज मसोका सिकी, मसोका सिकी ने टर्म कॉइन किया है, एम्फसाइजिंग रियलिज्म एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देन सिकी आर्ग्यूड दैट हैक्यू एंड टैंका शुड स्टैंड अलोन एज लिटरेरी जेनरास। यही हमारे सिकी साहब थे जिन्होंने कहा कि हैक्यू को एक अलग अलग लिटरेरी जेनरा के रूप में हमें देखना चाहिए, और हमारा जो टैंका है उसको अलग देखना चाहिए, न कि हैक्यू को एज ए टैंका के पार्ट में देखना चाहिए। हेल्पिंग हैक्यू ब्रेक फ्रॉम प्लेफुल लिंक्ड वर्ड्स कन्वेंशन एंड इंटर सीरियस लिटरेचर। तो ये प्लेफुल वर्ड्स लिंक्ड कन्वेंशन से हटा करके इन्होंने हैक्यू को एक सीरियस लिटरेचर फॉर्म बना दिया। किसने? हमारे मशोका सिकी साहब ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही फादर कहलाते हैं। उसके बाद पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ये फैलता चला गया। इंग्लिश में जब आया ये, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये 3 लाइन में हमारा 575 सिलेबल के लाइन में ये हमको मिलता हुआ है। अलग अलग लेंथ, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से लोग इसको डिफर भी करते रहते हैं। नॉन जापानीज हैक्यू अगर हम बात करें, नॉट जापानीज हैक्यू की बात करते हैं, तो मे फोकस ऑन अर्बन ह्यूमन और फिलोसफिकल इमेजरी नॉट जस्ट नेचर। तो जापानीज में अगर आप हैक्यू खोजेंगे तो केवल वो नेचर के बारे में ही बात करेगा, सीजन के बारे में बात करेगा। लेकिन नॉन हैक्यू मतलब जिन्होंने उस फॉर्म को यूज किया है ना, केवल उस फॉर्म को यूज किया है, थीम और सब्जेक्ट उन्होंने अपना लिया है, तो उन्होंने अर्बन, ह्यूमन और फिलोसफिकल थीम्स को भी अपने जो है पोम में दिखाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रियल हैक्यू आपको अगर मिलेगा तो वो हमारा केवल और केवल जो है वो नेचर एंड सीजन को ही शो करेगा, ठीक है। हाँ, मशोका शिकी बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। हाँ देन टाइप्स ऑफ हैक्यू एंड रिलेटेड फॉर्म्स के देखते हैं। हैक्यू के टाइप्स क्या हैं? तो सबसे पहले देखें तो शुरुआत हमारी ट्रेडिशनल हैक्यू से होती है। ट्रेडिशनल हैक्यू हमारा बेटा क्या है? 3 लाइन का हुआ करता था जिसमें 17 सिलेबल हुआ करते थे। आपको मैंने बताया 17 सिलेबल जापानीज ये पैटर्न था। 5 7 5 3 लाइन है, पहला 5 सिलेबल का, दूसरा 7 का, फिर तीसरा 5 का, ठीक है। इसको जो है ये यूज किया करता था, यूजेस कीगो का यूज किया गया था। कीगो मतलब सीजन वर्ल्ड, नेचर वर्ल्ड को यूज करता था। और किसको यूज करता था? किरजी को यूज करता था, मतलब कटिंग वर्ड ना, कटिंग वर्ड और सीजन वर्ड को ये अपनी पोएट्री में ज्यादा यूज करता था ट्रेडिशनल हैक्यू। और इसके जो है यूजर कौन थे? जो है तो बैसो साहब थे, बुसान थे, और ईशा जो हमने आपको पीछे बताया है। देन मॉडर्न हैक्यू जो है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। सिलेबल काउंट जो है ये डिपेंड करता था थीम पर, एंड मोर पर्सनल और अर्बन एंड लेस फॉर्मल हो गया। इसमें अगर हम देखें बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखना, जैक केरॉक। हम इनको बहुत पढ़ते हैं, खास करके अगर हम बात करें तो थियरी में भी इनको पढ़ाया जाता है, जैक केरॉक को। और माइकल डिलन वेल्क जो है ये भी हमारे मॉडर्न हैक्यू के बड़े अच्छे राइटर हैं, ठीक है। देन आइए हम चलते हैं, एक हमारा इसी का फॉर्म मिलता है, टाइप मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेंड्रू जो है ये भी 3 लाइन 17 सिलेबल्स होता है। ये फोकस किसके करता है? ये फोकस करता है ह्यूमन नेचर पर, ऑफन ह्यूमरस और सटायरिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा जो हैक्यू ह्यूमन नेचर पर फोकस करे और प्राय ह्यूमरस हो या तो सटायरिक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंड्रू बोलेंगे। इसको भी इंट्रोड्यूस किसने किया है? मशोका शिकी ने और कोबयाशी ईसा ने यूज करते थे इसको, ठीक है। देन टैंका भी इसी का पार्ट है या इसी से ओरिजिनेट हुआ है, इसी से रिलेटेड है। टैंका में 5 लाइन होती है, हमने आपको पहले ही बताया, 5 7 5 7 7 ये हमारा होता है, 31 सिलेबल होता है। टैंका में भी अगर हम देखें तो यही हैक्यू इमेजरी को एक्सपैंड कर देता है खूब ना, और इसी के थीम को एक्सपैंड कर देता है। टैंका के यूजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे सैग्यो और अकीको और योसानो, ठीक है, ये काफी फेमस है। देन हैबुन क्या है? ये प्रोज पेयर्ड विथ हैक्यू, ठीक है। ये प्रोज होता है जिसको हम हैक्यू से पेयर करते हैं, मतलब हैक्यू की तरह लिखा जाता है प्रोज,
ठीक है, तो उसको हैब्यून बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से कहें तो 3 सिलेबिक 3 लाइंस ना इन प्रोज इस सिलेबिक में, तो वो क्या कहलाएगा, हैब्यून कहलाएगा। ये हमारे बैसो साहब थे, खास करके इनकी जो ट्रेवल डायरीज हैं, ट्रेवल स्टोरीज वगैरह जो मेमायर होते हैं वो प्रोज में लिखे जाते हैं ना, तो जो इस फॉर्म में लिखे गए उनको हम हैबून बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैबून। देन नेक्स्ट हमारा है, देन है हैजा या हैगा, आप जो भी बोल लीजिए। हैक्यू विथ विजुअल आर्ट, अगर हम हैक्यू में विजुअल आर्ट को मिक्स कर दें तो हमारा क्या कहलाता है, हैगा कहलाता है। मतलब पेंटिंग और कैलीग्राफी अगर हम ऐड कर देते हैं हैक्यू में, मतलब 575 में अगर हम पेंटिंग या कैलीग्राफी को ऐड कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज हैगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसको शुरू किसने किया, तो बुसोन के जितने वर्क हैं उसमें हमें ये टाइप का मिलता है। ये एक्चुअली बाई मतलब कह सकते हैं पेंटर भी थे ना, एक पेंटर भी थे, काफी फेमस आर्टिस्ट थे। देन रेंकू, रेंकू क्या है, ये मॉडर्न इवोल्यूशन है, मॉडर्न इवोल्यूशन है कोलैबोरेटिव लिंक वर्स, जिनमें से जो है मतलब बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स कर करके बनाया गया है। ये ग्रुप कंपोजिशन होता है, कई सारे लोग जो है मिल करके इसको बनाते हैं, कई सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं। मतलब इसमें है क्यू, हैगा, रैंका सबको मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहलाता है, रेंकू कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ उसी के टाइप्स हैं। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्यू याद रखिएगा, और रेंगा याद रखिएगा, और टैंका, 3 चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो एग्जाम में आपके आते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, है क्यों अच्छा है, क्यों इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये छोटा होता है, ब्रेविटी होती है, और इसके स्ट्रक्चर के लिए ना तो 3 लाइन आप देख ही रहे हैं, 3 लाइन का होता है, 5-7-5, भाई ये कितना छोटा सा है, देख रहे हैं। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एडरेंस जो है नहीं फॉलो किया जाता, ये अलग अलग होता है। दूसरी चीज इसका फीचर क्या है, अगर हम जापानीज है क्योंकि केवल बात करते हैं तो ये सीजनल एंड नेचर को पर ही फोकस होता है, ध्यान रखिएगा। किसी स्पेसिफिक सीजन की बात करेगा, जिसको हम लोग कीगो बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक सीजन ऋतु की बात करेगा, कीगो की बात करेगा, या एलिमेंट ऑफ नेचर की बात करेगा। जो हमारा ट्रेडिशनल हैक्यू जिसको हम जापानी हैक्यू बोलते हैं, वो केवल और केवल सीजन और नेचर की बात करता है। और इसमें कटिंग वर्ड होते हैं, कटिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं किरेजी। किरेजी जो है एक ऐसा वर्ड प्रोवाइडिंग पॉज, जो हमें पॉज प्रोवाइड करे, एम्फेसिस, जक्स्टापोजिशन प्रोवाइड करे ना। ऑफन देखें तो क्रिटिकल इन जापानीज बट ऑफन रिप्लेस्ड बाय पंक्चुएशन इन इंग्लिश ना। जापानीज में तो ये काफी पाया जाता है, इंग्लिश में इसको पंक्चुएशन से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, किरेजी। कटिंग वर्ड होते हैं ना, कटिंग वर्ड होते हैं। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इसको हम पंक्चुएशन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हम लोग बट और एट की जगह कभी कभी कामा लगा देते हैं ना, उससे काम चल जाता है, तो वही होता है, उसको बोलते हैं कटिंग वर्ड। देन प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो ये हमारा जो है फ्लीटिंग एक्सपीरियंस को कैच करता है। मतलब जैसे एक प्रकार से देखें, कार्पे डिम थियरी जो थी वो भी क्या कहती है कि फ्लीटिंग जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ये बीत जाएंगे, इसको कैच कर लो, सीज द डे। उसी प्रकार सा है, ये प्रेजेंट मोमेंट की बात करता है ना। कहता है कि कैप्चर्स अ फ्लीटिंग एक्सपीरियंस आर आहा मोमेंट ना। जैसे आप कोई चीज देखें, आपको अचानक आपके अंदर आ जाए, आहा क्या मस्त है ना, तो दैट इज फ्लीटिंग एक्सपीरियंस। उसी को कैप्चर करने के लिए ये पोम लिखी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और सिंगल इमेज होता है। देन इमेजरी, इमेजरी की बात करें तो भाई नेचर को दिखाएगा तो विविड सेंसरी इमेजरी और कॉन्क्रीट प्राय होती ही हैं, ये सब आप जान ही लीजिए। उसके बाद फेमस हैक्यू मास्टर्स की बात करें तो पीछे हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन फिर से कर लेते हैं। मात्सुओ बैसो हमारे सब पहले 1644 से 1694 तक इनका टाइम पीरियड है। ये अगर देखें तो इन्होंने ही क्या किया है, रेज्ड होक्कू या हैकू टू लिटरेरी आर्ट, लिटरेरी आर्ट में रेज करने का काम होक्कू या हैकू को इन्होंने ही किया है। ही वॉज फेमस फॉर नेचर, ट्रेवल एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, नेचर, ट्रेवल और सिंप्लिसिटी के लिए जैसे एक एग्जाम्पल है इनका, देखिए, ओल्ड पॉन्ड अ फ्रॉग जम्प्स इन वाटर साउंड ना। तो ओल्ड पॉन्ड अ फ्रॉग जम्प्स इन वाटर्स साउंड, तो ऐसे ही यहां पर देखें तो पूरा नेचर दिखाई दे रहा है ना। ओल्ड पॉन्ड है, फ्रॉग उसमें जंप करता है, वाटर का साउंड आता है ना, तो पूरा नेचर या सीजन की बात करते हैं। देन योसा बुसोन
योसा बुसॉन जो हैं 1716 से 1784 तक, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पेंटर पोएट थे, हमने आपको पीछे बताया ना, बुसॉन साहब पेंटर थे और पोएट थे। ये ब्लेंड करते हैं क्या, विजुअल एंड वर्बल आर्टिस्ट्री को ब्लेंड करते हैं पोम में, तो वही जो है इमेजरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, इमेजरी क्रिएट करते हैं। तीसरे हमारे कोबायाशी ईसा 1763 से 1828 तक, ये है ही इज नोन फॉर एडिंग वार्मथ, ह्यूमर एंड कंपैशन टू द पोम। पोम में ये वार्म, ह्यूमर और कंपैशन को यूज करते हैं। ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के एक जैसा लिखते हैं, दोनों के बारे में। देन हमारे फादर साहब हैं मशोका शिकी 1867 से 1902, इन्होंने ही हैक्यू को मॉडर्नाइज किया। हैक्यू को मॉडर्नाइज करने का श्रेय स्ट्रेस्ड ऑब्जर्वेशन एंड रियलिज्म और हॉर्फिक हैक्यू जो हमारा कहते हैं कि प्रोलिफिक हैक्यू जो कंपोजर थे, ये हमारे मशोका शिकी थे। और होक्कू को टर्म हैक्यू देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देन कंटेम्पररी अगर इंटरनेशनल पोएट्स की बात करें तो जैक केरोक बहुत ही फेमस नाम है, और उसके बाद माइकल डिलन वेल्क उतने नहीं है, जेन रिकोल्ड भी नहीं है, और अदर राइटर हैं। ये नाम लेकिन जरूर आप याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है ये ना। तो इनको हम लोग वैसे भी थ्योरीज में पढ़ते हैं। नाउ वी हैव फ्यू नोटेबल सब्जेक्ट्स एंड थीम्स। तो थीम्स की और सब्जेक्ट्स की बात करें तो नेचर एक थीम है सबसे फेमस। नेचर में हमारा जैसे सीजन्स, एनिमल्स, लैंडस्केप्स, वेदर, ये हो गया। उसके बाद ट्रांसाइंस को भी ये यूज करते हैं ना, जैसे इम्परमानेंस, हमारी जो टेम्पोररीनेस ऑफ लाइफ है, फ्लीटिंग ब्यूटी या फ्लीटिंग मोमेंट जो होता है, जिसको मोनो नो अवेयर कहते हैं, मोनो नो अवेयर, ठीक है, फ्लीटिंग ब्यूटी मतलब वही जो कार्पे डिम टाइप का होता है, वही फ्लीटिंग ब्यूटी है। देन मोमेंट्री इंसाइट, मोमेंट्री इंसाइट मतलब वही आहा मोमेंट जो होता है, मोमेंट्री इंसाइट आहा मोमेंट होता है। ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है और सेंसरी रियलाइजेशन भी हो सकता है ना। आहा मोमेंट होता है, जैसे कभी कभी आप मंदिर में गए, आरती होती रहती है, आप पहुंचते हैं और 2 मिनट 5 मिनट आप खड़े होते हैं ना, तो एकदम आनंद आ जाता है, आप कहते हैं आह क्या मजा आ गया ना आरती करके। कभी कभी कोई सेंसुअल इमेजरी, सेंसरी इमेजरी भी देख करके आपके का ऐसा रियलाइजेशन होता है कि आपके लाइफ में आहा मोमेंट आता है, तो वही आहा मोमेंट को ही कैप्चर करता है हमारा कौन, हैक्यू कैप्चर करता है। देन एवरीडे लाइफ की भी थीम इसमें होती है, जैसे मॉडर्न हैक्यू हमारी जो है वो अर्बन इमेजरी और सोशल इश्यूज को भी ऐड करता है। खास करके जापानीज हैक्यू तो नहीं करता, लेकिन मॉडर्न इंटरनेशनल हैक्यू जो है वो इसको ऐड करते हैं। देन ह्यूमन नेचर एंड सोशल सटायर को यूज किया है, तो इशू को हम क्या बोलते हैं, सेनरियो। अभी पीछे हमने आपको बताया कि जब हैक्यू में हम ह्यूमन नेचर और सोशल सटायर को यूज करते हैं, ह्यूमरस मतलब ह्यूमन को इंक्लूड करें ह्यूमरसली और सटायरिकली, तो हमारा सेनरियो कहलाता है, ठीक है। अब वी हैव अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैक्यू के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैक्यू जो है शुरुआत में शुरू किससे हुआ था, होक्कू से। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुरुआत में जो है कहाँ से आया था, होक्कू से। ये होता क्या था, तो इट वाज द स्टार्टिंग वर्स ऑफ रेंगा ना, रेंगा पोम्स का स्टार्टिंग वर्स हुआ करता था। इसके रूट्स की बात करें तो जापान 9th सेंचुरी जापान में हमें इसके रूट्स मिलते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू टैंका। और शुरुआत में इसका टैंका से काफी लिंक हमें देखने को मिलता है। द टर्म हैक्यू वाज क्वाइंड बाई मशोका शिकी इन द 19th सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल जापानीज जो है वो यूजेस ऑन साउंड्स यूनिट्स, यूजेस ऑन नॉट वेस्टर्न सिलेबल्स, वेस्टर्न सिलेबल्स को यूज नहीं करते हैं, साउंड्स यूनिट्स को यूज करते हैं। दिस सटल डिफरेंस अफेक्ट्स हैक्यूज ट्रांसलेशन। यही होता है जब आप हैक्यू को ट्रांसलेट करते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये साउंड यूनिट्स को यूज करते हैं और हम लोग सिलेबल्स को यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद द क्रेजी क्या होता है, क्रेजी मतलब कटिंग वर्ड्स जो है, हैज नो डायरेक्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट। इंग्लिश में इसका कोई इक्विवेलेंट हमें नहीं मिलता है, तो हम पंक्चुएशन का यूज कर देते हैं, ठीक है। कटिंग वर्ड का, क्रेजी का कोई इक्विवेलेंट हमें इंग्लिश में नहीं मिलता है, तो हम इसको मिमिक करते हैं और पंक्चुएशन के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद कीगो, कीगो का मतलब क्या होता है, सीजनल वर्ड, जो हमारी सीजन की दुनिया होती है उसको हम कीगो बोलते हैं। ये इट रिमेन्ड अ हॉलमार्क एंड एंकरिंग द पोम इन नेचर एंड टाइम। तो ध्यान रखिएगा, ये सब टर्म है, आपके एग्जाम में आ सकता है कीगो क्या है, तो कीगो सीजनल वर्ड है, ठीक है। देन
ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कलेक्शन ऑफ जापानीज पोएट्री है हमारा हैक्यू, ध्यान रखिएगा। हैक्यू को हम बोलते हैं द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री, और इसका ओल्डेस्ट कनेक्शन जो हमें मिलता है दैट इज मान योशु 800 एडी में ये कलेक्शन मिलता है, जिसमें क्या क्या है, कंटेन्स टैंका बट हिंट्स एट हैक्यू ओरिजिन। इसमें टैंका सारा भरा हुआ है, लेकिन इसमें हमें हैक्यू की ओरिजिन भी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ जापानीज पोएट्री इज सपोज टू बी द बिगिनिंग ऑफ हैक्यू, तो मानयोशु 800 में आया था। देन मात्सुआ बासो ने ट्रेवल जर्नल लिखा, स्पेशली जो हम प्रोज हैक्यू की बात करते हैं वो ज्यादा लिखते थे मात्सुआ बासो। इनका एक जर्नल है जिसका नाम है द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, इज रेवर्ड इन जापान एज अ हैक्यू मास्टरपीस ना, तो इसको जापान में हैक्यू मास्टरपीस माना जाता है। इनकी ट्रेवल जर्नल है जिसका नाम है, या डायरी कह सकते हैं, द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ। तो जापान में हैक्यू पोएट्री की मास्टरपीस मानी जाती है ना, जैसे रोमांटिक पोएट्री की मास्टरपीस आपकी क्या मानी जाती है, लिरिकल बैलेड, वैसे ही इसको मानते हैं। इन जापान अगर हम बात करें तो हैक्यू आर ट्रेडिशनली रिटन एज ए सिंगल, जापान में सिंगल लिखा जाता था, वर्टिकल लाइन, सिंगल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन। इन इंग्लिश 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द नॉर्म। जापान में सिंगल वर्टिकल लाइन में लिखा जाता था ऐसे, और इंग्लिश में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैक्यू अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली हैक्यू जो है एवॉइडेड पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं करता है, एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिवर्सलिटी, ताकि ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सलिटी को जो है मेंटेन रखा जा सके। उसके बाद बैसो जो है वाज डिफाइड पोस्टमसली फॉर हिज पोएटिक कंट्रीब्यूशंस। हमारे योसा बुसान जो थे, इनके आर्ट ने क्या किया, इंस्पायर्ड द टर्म हैगा ना, हमने आपको पीछे बताया था, जब हैक्यू के साथ हम विजुअल आर्ट्स एंड इमेजेस को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, हैगा कहलाता है ना। तो हैक्यू प्लस इमेजेस इज कॉल्ड हैगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको किसने किया था, तो योसा बुसान ने। ईसा जो है इन्होंने रोट किया है लगभग 20,000 हैक्यू से ज्यादा, ऑफन एक्सप्रेसिंग एम्पैथी आर ह्यूमर। तो एम्पैथी आर ह्यूमर को ऐड करते हैं ये, और 20,000 से ज्यादा हैक्यू इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ वैशाली, मस्त रहिए। चलिए ठीक है आपके पिताजी, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। हैक्यू मास्टर्स आर ऑनर्ड एज द 4 ग्रेड्स। हैक्यू के जो मास्टर्स हैं 4 ग्रेट मास्टर, जैसे 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल कहे जाते हैं इंग्लिश नॉवेल्स ना, जैसे ट्रायम्विरेट्स कहे जाते हैं, ट्रिवियो ऑफ जो है इंडियन नॉवलिस्ट हमारे राजा राव और आनंद साहब और क्या नाम है नारायण साहब को कहा जाता है। वैसे ये हैक्यू के 4 ग्रेट मास्टर्स हैं जिनको कहा जाता है 4 ग्रेड्स। 4 ग्रेड्स हैं, कौन कौन से हैं, बैशो, बुसान, ईशा एंड सिकी, ये 4 ग्रेड्स कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 ग्रेड्स ऑफ हैक्यू मास्टर, तो ध्यान रखिएगा ये 4 नाम है। हैक्यू वाज वंस सीन एज अ प्लेफुल वर्स बट लेटर वन ये सीरियस लिटरेचर बना, किसने बनाया, बैसो ने। बैसो ने इसको सीरियस लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया। Only about 1/10 Basso's haiku include the classic 5/7/5 structure exactly. Variation is traditional. Actually बैसो की बात करें तो अगर इन्होंने 10 हैक्यू लिखा है तो केवल एक जो ओरिजिनल हमारा क्लासिक है 5/7/5 को फॉलो करता है, बाकी 9 में उन्होंने फॉलो नहीं किया है। Hundreds of haiku magazines exist in Japan supporting large amateur and professional communities. तो बहुत सारे मैगजीन्स हैं। By the 1950 जापान produced a million haiku annually. अगर 1950 तक देखें 50s में
तो जापान 1 मिलियन से भी ज्यादा एनुअली जो है हैक्यू प्रोड्यूस करता है, इतना लोग लिखते हैं वहां पर। हैक्यू कंटेस्ट एंड कॉन्टेस्ट एंड फेस्टिवल आर कॉमन इन जापान। जापान में इसका कॉन्टेस्ट और फेस्टिवल भी रखा जाता है, ठीक है। हैक्यू आर वाइडली यूज्ड इन स्कूल करिकुलम्स फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड प्रोफंडिटी, और इसको जापान के स्कूल करिकुलम में भी रखा जाता है हैक्यू को। अमेरिकन हैक्यू स्पेशली इन द 20th सेंचुरी emphasizing इमेज एंड ब्रेविटी ओवर एग्जैक्ट सिलेबल काउंट। इन्होंने इमेज और ब्रेविटी पर ज्यादा काम किया है, खास करके सिलेबल काउंट पर। इजरा पाउंड नोट कर लो, इजरा पाउंड एंड इमेजिस्ट पोएट, फादर ऑफ इमेजिस्ट पोएट्री हैं ये, और जितने भी इमेजिस्ट पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हैक्यूज ब्रेविटी एंड विविड कंट्रास्ट। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। इमेजिस्ट किससे प्रभावित हैं? हैक्यू पोएट्री, जापान की हैक्यू पोएट्री से प्रभावित हैं इमेजिस्ट, ध्यान रखिएगा। इजरा पाउंड स्पेशली, क्यों? क्योंकि ये लोग भी कटिंग एंड प्रनिंग बहुत करते हैं, ब्रेविटी पर ध्यान देते हैं इमेजिस्ट, उसी प्रकार से जैसे हमारी हैक्यू पोएट्री भी ब्रेविटी पर ध्यान देती है। हैक्यू हैव बीन रिटन बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड इन ऑल लैंग्वेजेस। हर प्रकार के लोग लिखते हैं, हर प्रकार की लैंग्वेज में लिखा गया है। हैक्यूज ब्रेविटी मेक्स इट पॉपुलर इन इंटरनेट कल्चर। इंटरनेट कल्चर में भी आज आप देखेंगे जो मीम्स बनता है, शार्ट पोस्ट बनते हैं ना, वो हैक्यू फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो चूंकि ये ब्रेविटी होती है ना इसमें, इसलिए लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं। देन हमने सेनरियो की बात करी। सेनरियो एंड हैक्यू आर विजुअली सिमिलर बट डिफर बाय थीम ना। अगर देखें तो विजुअली दोनों सेम है, लेकिन थीम में अंतर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो हमारा हैक्यू जो है वो नेचर और सीजन पर डिपेंड करता है, और सेनरियो देखें तो ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर को सटायरिकली या ह्यूमरसली रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन नेचर को। हैबून की बात करें, हमने आपको बताया था जब प्रोज को हम हैक्यू के साथ मिक्स करते हैं तो हैबून कहलाता है। इसको इनोवेट किया था, अपनी ट्रेवल डायरी लिखा था बैसो ने। तो बैसो की जो ट्रेवल डायरी है वो किसकी एग्जाम्पल है? हैबून का एग्जाम्पल है। हैगा जो है ये पिक्चर्ड हैक्यू होता है, मतलब इमेज इसके साथ क्रिएट करते हैं। तो ये पोएट्री और विजुअल आर्ट को एक साथ ले आता है। मॉडर्न जापानीज में अगर हम देखें तो जेंडाई हैक्यू, जिसको हम कंटेम्पररी हैक्यू बोलते हैं, इट ऑफन एक्सक्यूज सीजनल रेफरेंसेस फॉर फ्री एक्सप्रेशन। ये फ्री एक्सप्रेशन के लिए जो सीजनल एक्सप्रेशन है उसको एक्सक्यू कर देता है। इंग्लिश लैंग्वेज हैक्यू इज रेयरली रिटन इन अ सिंगल वर्टिकल लाइन। कभी भी सिंगल वर्टिकल लाइन में ये नहीं लिखी जाती, बट कन्फॉर्म्स टू द 3 लाइन फॉर्मेट। 3 लाइन फॉर्मेट में ये लिखते हैं, ठीक है। Some haiku are written for world events like cherry blossoms festivals or New Year's। तो न्यू ईयर, चेरी फेस्टिवल, इन सब पर लिखे जाते हैं। मोनो नो अवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब द पैथोस ऑफ थिंग्स, द फ्लीटिंग ब्यूटी इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन हैक्यू इन्फॉर्मिंग थीम्स ऑफ इम्परमानेंस। मतलब इम्परमानेंस का जो थीम है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम लोग इम्परमानेंट हैं या कोई भी चीज ज्यादा दिन तक रुकती नहीं है, उसको अवेयर करने का काम को क्या कहते हैं? थीम को मोनो नो अवेयर, मोनो नो अवेयर। पैसों का बहुत सारे हैक्यूज जो हैं ट्रांसलेट किए गए हैं अलग अलग वेरिएशंस में। हैक्यू प्राइजेज आर अवार्डेड इन जापान फॉर इनोवेशन इन द फॉर्म में इनोवेशन जो है नया नया करने के लिए हैक्यू में अवार्ड दिया जाता है, जिसको बोलते हैं मसोका सिकी प्राइज, ठीक है। तो मसोका सिकी प्राइज आपको मिलता है अगर हैक्यू में आप कोई नया इन्वेंशन करते हैं। चिल्ड्रन ऑफन कंपोज हैक्यू, बच्चे काफी कंपोज करते हैं। इट इज टॉट एज एन इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड नेचर। तो पोएट्री और नेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हैक्यू का यूज किया जाता है। हैक्यू वाज समटाइम्स यूज्ड एज अ मेडिटेटिव और जैन बुद्धिस्ट एक्सरसाइज ना। तो जो जैन बुद्धिस्ट हैं उनके लिए भी हैक्यू का यूज किया जाता है। कोबयाशी ईसा जो है, इन्होंने बहुत सारे एनिमल हैक्यू लिखे हैं ना। ये एनिमल और ह्यूमन दोनों पे इक्वली लिखते थे। creatures distinct personality. The syllable count often leads non-Japanese writers to count on fingers to match 575. Haiku can provide social or political commentary. आजकल social political commentary को भी modern जो है renderings में ऐड किया गया है। Some haiku contain puns or word play. बहुत सारे haikus में pun होता है, word play होता है। और उसके बाद प्रोफेशनल हैक्यू पोएट्स आर सेलिब्रेटेड पब्लिक फिगर्स इन जापान। प्रोफेशनल जो पोएट्स हैं वो काफ़ी सेलिब्रेटेड हैं जापान में।
इट इज कस्टमरी टू इंक्लूड हैक्यू ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। जब आपका कोई सेरेमोनियल ओकेजन्स होता है तो जापान में एक कस्टम है कि हैक्यू को ऐड किया जाता है। जैसे बर्थ सेरेमनी मना रहे हैं, वेडिंग सेरेमनी, फ्यूनरल सेरेमनी, तो हैक्यू का यूज किया जाता है। हैक्यू स्कूल्स हिस्टोरिकली डिबेट द फॉर्म्स इनर फिलॉसफी। हैक्यू एक स्कूल है जो इसके फॉर्म की इनर फिलॉसफी को दिखाता है, जैसे सिंप्लिसिटी, जिसको जापानी में कहते हैं सैसेई, वर्सेस रिच वर्ड प्ले ना, तो सैसे वर्सेस रिच वर्ड प्ले पर डिस्कस करते हैं। हैक्यू का विजुअल इम्पटीनेस जो है इज एज वाइटल एज इट्स वर्ल्ड, अ फीचर शेयर्ड विथ ईस्टर्न आर्ट। फिलहाल इसको छोड़िए। टैंका जो है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, टैंका इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द पेरेंट ऑफ हैक्यू। हैक्यू के पापा पेरेंट कौन है, तो टैंका को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जेंडाई हैक्यू हमने आपको बताया चैलेंजेज ऑल कन्वेंशन, सारे कन्वेंशन को चैलेंज कर देता है आजकल। मतलब ये ना मैटर को फॉलो करेगा, ना सिलेबल काउंट को, ना किसी को फॉलो नहीं करता है। इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश देखें तो सीजन वर्ड इज ऑफन रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इमेज आर एब्रेटअप। तो सीजन वर्ड को यूज नहीं करते हैं बल्कि इमेज को यूज कर देते हैं इंग्लिश में जो है। मॉडर्न हैक्यू हैज इंस्पायर्ड सॉन्ग राइटिंग, इसने बहुत सारे सॉन्ग राइटिंग को इंस्पायर किया है, स्पेशली इन जेनराज रिक्वायरिंग ब्रेविटी, जिसमें थोड़ी ब्रेविटी की जरूरत होती है, वो हैक्यू से इंस्पायर्ड है। हैक्यूज पावर लाइज इन इवोकिंग फीलिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो बिना जब फीलिंग के हम बिना एक्सप्लेनेशन के जब हम इमोशन को इवोक करें, जिसको हम पोएटिक स्नैपशॉट बोलते हैं ना, पोएटिक स्नैपशॉट, उसका काम भी हैक्यू करता है। द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट आपको बता ही दिया, सीजन्स हैं, पर्टिकुलरली चेरी ब्लॉसम्स और फॉलिंग लीव्स, ऑटम वगैरह, ये सारे। एंड द पॉपुलरिटी ऑफ हैक्यू की बात कर लें, द लास्ट पॉइंट, द पॉपुलरिटी एंड एलिगेंस ऑफ हैक्यू हैव मेड इट अ लास्टिंग ग्लोबल लिटरेरी फॉर्म। तो आज भी ये जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, काफ़ी ये एवर इवॉल्विंग है, चूंकि ये हमेशा इवॉल्व रहता है, प्रोफाउंड है काफ़ी, और एवर लास्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हमारा हैक्यू जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग एक नए टर्म के साथ एंटर करेंगे आपकी क्लास में कल, और कल परसों से मे बी मैं एडिशनल वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि उस वीडियोस को देख करके उसको लर्न करना है। अपने फीडबैक वहाँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देते रहिए, हमेशा जितने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं शेक्सपियर के सॉनेट्स, मतलब जो पोएट्री वाला सेक्शन है उसको मैं शुरू करूंगा, शेक्सपियर के दोनों सॉनेट्स, उसके बाद मिल्टन, जो भी हैं, मतलब एक एक करके वीडियोस को मैं अपलोड करता जाऊंगा, और लिटरेरी फॉर्म्स इधर हमारे ये चल रहे होंगे। ठीक है, और पैरेलल में जो है मैं उसको भी अपलोड करता जाऊंगा। तो पहले हम 1 क्लास से 2 क्लास की तरफ जाएंगे, फिर 2 से 3 करेंगे, और 3 से 4 क्लास तक भी हम कोशिश करेंगे जाने की। ठीक है, तो तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग। लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जितने लोगों तक पहुंचा सकें, दैट्स गुड। आप काफ़ी बेहतर एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, जो मैक्सिमम लोगों तक आप इसको पहुंचा सकें। और खूब पढ़िए, एकदम मस्ती के साथ पढ़ा करिए, टेंशन फ्री होकर के। जीवन में जो होना है होना है। अपने लक्ष्य को ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं तो डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट को मत सोचिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, रिजल्ट अच्छा आना ही है, आज नहीं तो कल होगा ना। और जो है आपके कार्यों का कुछ न कुछ तो प्रतिफल जरूर होगा, ये मेरा मानना है। तो मेहनत करते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए अपना डिनर वगैरह करिए, और मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो दोज हु आर नॉट इन द ग्रुप दे मे ज्वाइन द ग्रुप फ्रॉम लिंक शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, वहाँ पर आप ले सकते हैं वहाँ से और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कोई अगर क्वेश्चन है तो यू मे लीव ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल। ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन जरूर डाल सकते हैं। अपने फीडबैक आप कमेंट के थ्रू जरूर दीजिए एवरीवन। मैं बार बार कहता हूँ, जितने आप लाइक्स एंड कमेंट्स आपके आते हैं उतने जो है पॉपुलैरिटी या रीच जो होती है वीडियो की वो बढ़ती है। तो उससे थोड़ा सा हमारा जो एक कहते हैं कि मॉरल इंस्पिरेशन एक प्रकार से कह सकते हैं जो मिलता है, कि हाँ चलिए स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो सी यू अगेन टुमारो, कल आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल संडे है तो डोंट थिंक कि क्लास नहीं चलेगी, कल भी आपकी क्लास रहेगी, आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। एक बार फिर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।